7 जनवरी 2023 के दिन पाकिस्तान में एक मजदूर थे जिनका नाम था हरसिंह कोहली, जो कि 6 बच्चों के पिता थे। वो लोगों की भीड़ से कुचले जाने की वजह से दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। उनका शरीर जमीन पे पड़ा होता है और लोगों की वो भीड़ आपस में लड़ने के लिए तैयार है। वजह होती है आटे की बस एक बोरी, जो उन्हें इस वक्त सस्ते दाम पर मिल रही थी। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में हाल ये है कि कुछ लोगों के पास 2 दिन के खाने के लिए भी राशन नहीं है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर पाकिस्तान है, जो कि अपने देश में एक बोरी आटे के लिए मौतें देख रहा है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि पाकिस्तान में अभी हालत कैसी है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश है, जो आज एक ऐसे दौर से गुजरा है जिसे अगर सही नहीं किया गया तो 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक के पास खाना, बिजली, दवाइयाँ, यहाँ तक कि पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं बचेगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर्स बचे हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में, और अगले 12 महीनों में उन्हें अपने सर से 22 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिसमें से 3.95 बिलियन डॉलर्स अगले 1 महीने में चुकाने। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, खाने का सामान खत्म होते जा रहा है, और जो सामान देश में है उनकी कीमतें हर रोज इंक्रीज हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले हम नाश्ता लेने जाते थे ना तो 200-250 का आ जाता था। ठीक है, पूरे घर का। हाँ, मतलब जितने बंदे थे। तो अब लेने जाए 6 अंडे, एक ब्रेड, मतलब तो साथ मतलब एक बंद लेने का तो 500-550 लग जाते हैं। पहले ये 200-250 में आ जाता था। अब घी देखे रात को लेने का यूँ घी मिला ही नहीं है, उन्होंने शार्ट करके रखा। पाकिस्तान में इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं हो रही है। पूरे देश में आदेश दिए गए हैं कि 8:30 बजे के बाद देश भर में किसी भी रेस्टोरेंट्स, मॉल या दुकानों में बिजली बंद कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बिजली के लिए फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। पर हाल कुछ इस कदर है कि उतने पैसे भी नहीं है कि 1 महीने की बिजली भी बाहर से इंपोर्ट करवाई जाए। दूसरी तरफ सालों पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसके अंदर ईरान पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए राजी था। अब वही ईरान जो पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली बेचता था, अब वो 100 मेगावाट की जगह सिर्फ 20 मेगावाट बिजली ही दे रहा है। बिजली के साथ साथ पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ये जी लाहौर के पेट्रोल पंप की ये सिचुएशन है कि शेल का पेट्रोल पंप है, और ये देखें इस वक्त ये मुकम्मल उन्होंने बंद कर दी। और पेट्रोल रेट्स बढ़ने के बाद वो देखें जी बैरियर लगे हुए हैं, और ये पेट्रोल पंप बंद है। सिर्फ इस पे कार वाश जो है वो सर्विस है। फिर नए रेट्स के बाद उन्होंने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। अब समझ नहीं आ रही शुक्रिया किसका है। पाकिस्तान में 9800 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6000 पेट्रोल पंप्स ही ऑपरेशनल हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप कंपनीज को लेटर ऑफ क्रेडिट यानी लोन नहीं मिल रहा है ताकि वो पेट्रोलियम इंपोर्ट करवा सके। और कई पेट्रोल पंप वाले सोच रहे हैं कि जब पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा तभी बेचेंगे, अभी क्यों बेचें। बचे हुए पेट्रोल पंप्स में से गुजरावाला शहर के पंप्स में सिर्फ 20% तेल बचा है। वहीं लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में 1 लीटर तेल के लिए भी बड़ी बड़ी लंबी लाइंस लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का सारा तेल खत्म हो जाएगा। तेल के साथ साथ पाकिस्तान में दवाइयाँ भी खत्म होती जा रही है। एक्चुअली हुआ यह है कि पाकिस्तान की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में उनकी दवाइयों का प्राइस नहीं इंक्रीज किया गया तो वो दवाइयों की सप्लाई बंद कर देंगे। यानी 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के पास बुखार और जुकाम जैसे बेसिक चीजों की दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में 24% से महंगाई बढ़ी है। इसके साथ साथ $1 के सामने अब पाकिस्तान रुपीस 228 पर पहुंच चुका है, और पूरे देश में जरूरी चीजों की सप्लाई कम हो रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो पूरे देश को भुखमरी के दौर से जल्द गुजरना पड़ सकता है, जिस वजह से लोग सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाए। पर ऐसा हो क्यों रहा है कि आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है? चलिए आइए इसे हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान पे कर्ज इतना ज्यादा है कि उनकी GDP का 79% सिर्फ लोन है। उनकी GDP है $376 बिलियन, और वहीं कर्जा है $274 बिलियन। ये कर्जा हर साल इसीलिए भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स सिर्फ $30 बिलियन के हैं, पर इंपोर्ट्स $90 बिलियन से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। यानी कमाई से 30 गुना ज्यादा पाकिस्तान का खर्चा है, और ये अमाउंट सिर्फ पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। आजादी से कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे हो चुके थे, और 1954 में जब US और रशिया की कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.8 बिलियन दिए थे। इस लोन के बावजूद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने देश में इकोनॉमिक कंडीशन बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि टैक्स रेवेन्यू को भी इंक्रीज नहीं किया, बल्कि उल्टा बाहर के देशों के लोन पे धीरे धीरे और ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे। और इसी वजह से देखते देखते 2011 तक पाकिस्तान अकेले USA से $67 बिलियन ले चुका था।
पाकिस्तान का लोन का सिलसिला धीरे धीरे यूएसए के साथ साथ चाइना, सऊदी अरेबिया और आईएमएफ तक फैलने लगा। आईएमएफ पे तो पाकिस्तान इस तरह से डिपेंडेंट हो गया है कि आज तक 24 बार अलग अलग आईएमएफ प्रोग्राम से पाकिस्तान पैसे ले चुका है। 24 बार, ये बहुत बड़ा नंबर है, स्पेशली जब हम ये समझते हैं कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था इस मकसद से कि वो अपने 190 कंट्री मेंबर्स को किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हेल्प करे और उन्हें उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाले। इस बड़े लोन के साथ साथ बदलते तक ने भी जम के मदद की है पाकिस्तान की, उन्हें इस क्राइसिस में धकेलने के लिए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि 75 सालों में 29 प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं और एक ने भी अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। अब इतनी जल्दी किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर्स अगर बदलेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगी ही। हर नया पॉलिटिकल लीडर अपने से पहले लिए गए लोन को चुकाने के लिए और खुद को पिछली पार्टी से बेहतर दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट चीजों पे टैक्स और देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जगह फिर से बाहर के देशों की तरफ लोन के लिए देखने लगा और इसी बदलती सियासतों ने आईएमएफ से 24 बार मदद की गुहार की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। धीरे धीरे सारे प्राइम मिनिस्टर्स आईएमएफ की तरफ जाने लगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगातार 3 बार, जियाउल हक ने 2 बार, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर 8 बार और मुशर्रफ के अंडर 2 बार लोन लिया गया। इसके अलावा पार्टीज भी जैसे कि पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी भी बहुत दफा आईएमएफ के पास गई है लोन्स के लिए कि वो टैक्स रिफॉर्म्स करेंगी और देश में बहुत सुधार करेंगी, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में पाकिस्तान में पीपीपी 44% आईएमएफ की लोन होल्डर रह चुकी है। उसके बाद आती है पीएमएल यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि 35% लोन ले चुकी है और बाकी लोन लिया है बचे हुए मिलिट्री डिक्टेटर्स ने। धीरे धीरे हर साल लोन का अमाउंट इंक्रीज ही हो रहा है और पाकिस्तान खुद को एक डेट ट्रैप में फंसाता जा रहा है। Per person debt burden was increased from approximately 179,100 in June 2021 to 216,708 by June 2022. पाकिस्तान के आज तक के 29 में से 18 प्राइम मिनिस्टर को अपनी पावर से हटाया गया है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम प्राइम मिनिस्टर को हटाने के बाद मिलिट्री ने वहां खुद रूल किया है, जिसकी वजह से वहां पर मिलिट्री की पावर ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर की पावर के बराबर है। और इस पावरफुल मिलिट्री में एक चीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो है करप्शन। पिछले कुछ सालों में जहां पाकिस्तान की महंगाई बढ़ते जा रही है और पाकिस्तानी रुपये की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिरती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और इवन उनके फैमिली मेंबर्स तक बिलियनर बन चुके हैं। एक पाकिस्तानी वेबसाइट फैक्ट फोकस ने जिसने अपने एक आर्टिकल में बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ रह चुके जनरल बाजवा अपने टेन्योर के दौरान ही बिलियनर बन चुके थे और उनकी वाइफ आयशा अमजद, जिनके पास 2016 में खुद का कमाया हुआ 1 रुपया भी नहीं था, वो 2022 तक 2.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की मालकिन बन चुकी थी। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट आयशा सिद्दीकी अपनी किताब इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी में बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी देश की 12% जमीन ओन करती है और इसमें से 2/3 जनरल और ब्रिगेडियर्स के हाथों में है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन की रिपोर्ट लस्ट फॉर लैंड में बताया गया है कि कैसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने जो 30 एकड़ जमीन स्कूल पावर जनरेशन के लिए अलॉट की थी वो आर्मी ने अपने कब्जे में ले ली। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। पिछले साल ही 2022 में पाकिस्तानी आर्मी ने 8000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके उस पर गोल्फ कोर्स बना लिया, जो कि एक नेशनल पार्क की जमीन थी जिस पर अभी भी केस चल रहा है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आया। पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री सिर्फ डिफेंस ही नहीं बिजनेस भी करती है। वो पाकिस्तान में 50 से ज्यादा कमर्शियल एंटिटीज चलाती है, फिर चाहे वो गैस प्लांट हो, सीमेंट कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स हो या पिज्जा चेन्स ही क्यों ना हो। और इस वजह से जब पूरा देश इकोनॉमिकली डूबना शुरू हो चुका है तब भी वहाँ के मिलिट्री ऑफिशियल्स और उनके फैमिली मेंबर्स बिलियनर बनते जा रहे हैं। पर वहाँ पर सिर्फ मिलिट्री लीडर्स ही करप्ट नहीं है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए उनमें से किसी भी प्राइम मिनिस्टर की नजर उनकी पब्लिक की भलाई पर नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो ने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाली थी और उन्होंने सबसे पहले अपने हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बना दिया, जिनको सिर्फ बेनजीर भुट्टो को ही रिपोर्ट देनी थी। और धीरे धीरे पावर प्लांट प्रोजेक्ट से लेके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स तक हर जगह जरदारी अपना फायदा देखने लगे। ये कपल धीरे धीरे एक $50 मिलियन के घर में रहने लगा जो 110 एकड़ पे फैला हुआ था। और इसके बाद तो इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट रुकी ही नहीं। एक तरफ देश के लिए लोन पे लोन आईएमएफ से लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओवरसीज और पाकिस्तान में हर जगह मिला के $1.5 बिलियन से भी ज्यादा देश के पैसों से खुद को एक ऐशो आराम की जिंदगी दी जा रही है। You proved it that yes, they took a lot of money out of the system and was lying outside the country. They have never declared this income or wealth
in their income tax or wealth tax returns. They never declared it with Election Commission, and they never declared anything to the masses as well. इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक चीज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दिया वो थे इनके नेचुरल डिजास्टर्स। 2022 में पाकिस्तान ने एक भयानक बाढ़ देखी जिसमें 1700 से भी ज्यादा मौतें हुई और इनके साथ साथ $30 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान इस देश को झेलना पड़ा। ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहे थे, उसके साथ ये चीज, इससे हालात और बदतर हो गए। इन सारी दिक्कतों की वजह से आज हालात ये हैं कि हर जगह बस नुकसान दिख रहा है। लोन घट नहीं रहा, खाने के सामान इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, ईरान ने भी अपनी तरफ से बिजली काट दी है, पेट्रोल देश में खत्म होने वाला है। तो सवाल ये आता है कि ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचाए, वो ऐसा क्या कदम ले जिससे वो बच सके। देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत में जैसा बताया था कि देश भर में रातों को पावर कट्स किए जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो $270 मिलियन सेव कर सकती है। पर एक साथ पूरे देश की बिजली बंद करने से सुबह जब वो चालू नहीं की जाती तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से देश की पावर जनरेटिंग यूनिट्स एक के बाद एक करके बंद हो जाती। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर जैसे बड़े शहरों में घंटों तक लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले इंटरनेट पर पाकिस्तान के मिनिस्टर की ये वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो अपने देश की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो लोग चाय भी ना पी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों ने इस क्लिप का मजाक उड़ाया, पर सच तो ये है कि पाकिस्तान में चाय इंपोर्ट की जाती है और अभी पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वो खुद बहुत बड़े अमाउंट में चाय को इंपोर्ट करवा सके। पाकिस्तान ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें कर रहा है जो उसे राहत दे सकती है। पर जहां पाकिस्तान एक ओर अपने देश को चाय पीने के लिए मना कर रहा है और साथ में देश के खाने से लेकर दवाइयों तक के 85,000 कंटेनर्स पोर्ट में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने 2200 लग्जरी कार्स जिनकी कीमत $मिलियन में है उन्हें क्लीन चिट दी अपने देश में इंपोर्ट करवाने के लिए। पहले काफी स्ट्रेंज है कि जहां पर एक देश कर्ज में डूबा हुआ है और जिनके पास 2 हफ्तों से भी ज्यादा का खाना नहीं है, वो देश लग्जरी कार्स इंपोर्ट करवा रहा है जिनकी कीमत करोड़ों में है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को ईरान ने भी एक बड़ा झटका दिया है। फरवरी की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि उनकी और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, अगर 2024 तक वो पाकिस्तान के एंड से खत्म नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन की पेनल्टी लगा देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये अमाउंट काफी है इस सिचुएशन को और खराब करने के लिए। प्रेजेंट की बात करें तो पाकिस्तान अभी IMF से $1.1 बिलियन का लोन मांग रहा है, जो इमरान खान के दौरान $6.5 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम में से मांगा जा रहा है। बेल आउट एक टर्म दिया गया है ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट को जो एक देश को मिलता है जब वो अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरी होती है। ये बेल आउट लोन्स कैश, स्टॉक या बॉन्ड्स में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये देशों के साथ साथ बहुत सी बड़ी कंपनीज में भी दिया जा सकता है उन्हें बैंकरप्सी से बचाने के लिए। अब अगर हम बात करें IMF की, तो उन्होंने पाकिस्तान के लोन के लिए हाँ तो कहा है, पर कुछ शर्तों के बाद, जिसमें से एक शर्त है कि जो उनके मिलिट्री के ग्रेड 17 के ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं उनकी सारी जानकारी IMF को देनी पड़ेगी, जैसे कि उनकी अर्निंग्स कितनी है, बैंक बैलेंस, टैक्स से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन। IMF जाहिर सी बात है ये करप्शन की जानकारी के लिए ले रहा है। अब ये सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर है। अगर वो ये शर्त मान जाते हैं तो उन्हें $1.1 बिलियन का लोन मिल सकता है IMF से। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान पाकिस्तान अपने पुराने साथी सऊदी अरेबिया के पास भी गया है मदद मांगने के लिए। जो देश पहले पाकिस्तान को $1 बिलियन दे रहा था, अब वो उन्हें $10 बिलियन भी देने के लिए तैयार है एज एन इन्वेस्टमेंट मनी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक को $5 बिलियन तक का लोन डिपॉजिट दे सकती है। पर इस अमाउंट के बावजूद भी पाकिस्तान उस डेट से बाहर नहीं आ सकता। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ आखिर होगा क्या वो भी श्रीलंका बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि पाकिस्तान अपनी पूरी हिस्ट्री में अभी सबसे सीवियर क्राइसिस में है, बट स्टोरी विल नॉट एंड हियर। देखो, IMF प्रोग्राम से लोन लेने के साथ साथ चाइना, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कतार, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जैसे देशों और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को $10 बिलियन से भी ज्यादा अमाउंट डोनेट करने के लिए तैयार है। और ऑब्वियसली कोई लोन नहीं है, ये डोनेशन है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ये मनी वापस नहीं करनी है, और अगर वो अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को ठीक ढंग से रेगुलेट कर सकता है तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। तो देखते हैं अब आगे न्यूज क्या आती है और फाइनली पाकिस्तान के साथ क्या होता है। See, there is a beautiful book called India After Gandhi by रामचंद्र गुहा, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि गांधी जी की डेथ के बाद क्या हुआ। तो अगर आप इस बुक की डिटेल समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं,
जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है 365 रुपीज का पर ईयर, यानी ₹1 पर डे के हिसाब से, जिसे लेने पर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स भी फ्री में देंगे, जिसे 2500 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी। और ये एक वीडियो है जो हमें लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। ओके, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली बनाने के बाद हमें पता चला है कि पाकिस्तान IMF की डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया है कि IMF की शर्तें बियॉन्ड इमेजिनेशन है, यानी कल्पना से भी परे है। अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है।